वेलकम स्टूडेंट्स टू एचके लर्निंग। ऊप इंटरव्यू सीरीज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायमंड प्रॉब्लम पे। डायमंड प्रॉब्लम एक तरह की प्रॉब्लम होती है सी प्लस प्लस में जो कि अराइज होती है ड्यू टू मल्टीपल इनहेरिटेंस। कि जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। और स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम सी प्लस प्लस में होती है। अगर हम किसी और उप लैंग्वेज की बात करें लाइक पीएचपी या जावा तो वहाँ पर ये डायमंड प्रॉब्लम नहीं होती। द रीज़न इज़ कि उन लैंग्वेजेस के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होती, तो क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होती तो उस वजह से डायमंड प्रॉब्लम भी वहाँ पर नहीं आती। अक्सर इंटरव्यूज़ में ये पूछ लिया जाता है, यहाँ पे कंप्यूटर एग्ज़ाम या फिर एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स के अंदर ये अक्सर जहाँ पे कंप्यूटर साइंस की भी बात हो तो वहाँ पर आपको ये पूछ लिया जाता है कि किस लैंग्वेजेस के अंदर ये डायमंड प्रॉब्लम नहीं आती। या जावा में या आपसे नाम लेके पूछ लिया जाता है कि जावा में या पीएचपी में डायमंड प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, तो फिर आपने उनको यही आंसर करना है कि क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से डायमंड प्रॉब्लम आती है। उन लैंग्वेजेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, इस वजह से डायमंड प्रॉब्लम उनमें नहीं आती। अब हम देखते हैं कि डायमंड प्रॉब्लम होती क्या है। तो हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को पढ़ा हुआ है। उसमें ये होता है कि अगर आपकी एक क्लास एक से ज़्यादा क्लासेस को इनहेरिट कर रही है, यानी कि आपकी क्लास के मोर देन वन पेरेंट हैं, तो वो आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में क्लासेस का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्लासेस की एक हायरार्की बनाई हुई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक टॉप क्लास है ए, जो कि ग्रैंड पेरेंट है। अब ये दो डिफरेंट क्लासेस इसको इनहेरिट कर रही है, यानी कि बी भी इसको इनहेरिट कर रही है और सी भी इसको इनहेरिट कर रही है, यानी कि बी का पेरेंट भी ए है और सी का पेरेंट भी ए है। उसके बाद हमारे पास एक और क्लास है डी। अब डी बी को भी इनहेरिट कर रही है और सी को भी इनहेरिट कर रही है, यानी कि आपकी डी क्लास ऐसी है जिसके दो पेरेंट है। तो आपका ये जो चीज़ है ये आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ये आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही है। तो आप सपोज इस तरह की आपके पास कोई क्लास हायरार्की है जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो इस क्लास हायरार्की को इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करके इसके अंदर हम कुछ और प्रिंट करके देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि एक्चुअली की डायमंड प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम क्यों है, उसको डायमंड क्यों कहते हैं। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम ए क्लास बनाते हैं। तो हमने ए क्लास को यहाँ पर बनाया क्लास ए, और इसमें सिर्फ हमने डिफॉल्ट लिखा जिसके अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया कंस्ट्रक्टर ऑफ ए, जस्ट टू नो कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर चला है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस हायरार्की हमने बी इम्प्लीमेंट किया और बी का पेरेंट है ए, तो आपने बी इम्प्लीमेंट किया सी प्लस प्लस में क्लास बी कॉलन और उसका पेरेंट है ए, और इसका भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर हमने लिख दिया कंस्ट्रक्टर ऑफ बी। सिमिलरली आपने सी को इम्प्लीमेंट किया है, सी का पेरेंट भी ए है तो क्लास सी कॉलन पब्लिक ए, इसका पेरेंट ए है और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आपने लिख दिया कंस्ट्रक्टर ऑफ सी। उसके बाद आपने डी को इम्प्लीमेंट किया और डी के दो पेरेंट है बी एंड सी, तो ये मल्टीपल इनहेरिट हो रही है यह चीज़ें यहाँ पर। तो क्लास डी इसके दो पेरेंट है पब्लिक बी कॉमा पब्लिक सी, और इसके अंदर आपने भी एक मैसेज प्रिंट करवा दिया इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, दैट इज कंस्ट्रक्टर ऑफ डी। तो ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी इम्प्लीमेंटेशन की है, ये चेक करने के लिए कि डायमंड प्रॉब्लम एक्चुअली होती क्या है। अब नीचे मैंने मेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया डी का। डी का एक नॉन पैरामीटराइज्ड मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इसकी अभी वर्किंग देख लेते हैं कि किस वे में हमारे कंस्ट्रक्टर्स एग्जीक्यूट होंगे और फिर प्रॉब्लम क्या होगी। अब अगर आप इसको देखें तो ये आपका डी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है कि आपका डी क्लास का कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए। तो हम यहाँ से डी क्लास के कंस्ट्रक्टर को चलाने के लिए यहाँ पर आए। लेकिन हमें पता है कि जब इनहेरिटेंस हुई होती है तो जब तक किसी भी क्लास के पेरेंट नहीं चल जाते, पेरेंट कंस्ट्रक्टर नहीं चल जाते, उस क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर नहीं चलता। तो जैसे ही आप डी को एग्जीक्यूट करने के लिए आएंगे तो कंपाइलर यहाँ पर ये कहेगा कि पहले आप डी क्लास के पेरेंट के कंस्ट्रक्टर चला के आए तब इसका चलेगा। तो अब आप देखिए तो डी क्लास के दो पेरेंट है, एक इसका पेरेंट है बी और एक इसका पेरेंट है सी। अब इन दोनों के आपको पहले कंस्ट्रक्टर चलाने पड़ेंगे, इन दोनों के कंस्ट्रक्टर्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो अब द क्वेश्चन इज के किस क्लास का पहले कंस्ट्रक्टर चलाएं। तो यहाँ पर रूल होता है कि जो आप लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं कि पहले आप बी का करेंगे फिर सी का करेंगे। अगर कॉमा के बाद कुछ और क्लासेस होती हैं फिर आप उनका वन बाय वन करते हैं, बट स्टार्ट गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर आप बी का कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ से आप बी का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करने के लिए बी के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास चले गए। अब यहाँ पर भी आपने वही रूल अप्लाई करना है कि आपने देखना है कि अगर बी क्लास का कोई पेरेंट है तो उस पेरेंट का पहले चलेगा देन बी का चलेगा। तो अगर हम देखें तो बी का पेरेंट है ए, बी का पेरेंट है ए, तो बी के पेरेंट का है ए है, तो हम पहले ए का कंस्ट्रक्टर चलाएंगे, हम ए का कंस्ट्रक्टर चलाने के लिए यहाँ पर आ गए। यहाँ पर भी आप वही रूल अप्लाई करेंगे कि अगर ए का कोई कंस्ट्रक्टर ए का कोई पेरेंट है तो पहले वो चलेगा।
लेकिन यहाँ पर ए कोई पेरेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ए का अपना कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो फाइनली हम ए का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आएंगे और हमारे पास प्रिंट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ ए, यानी कि हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ ए। उसके बाद हम वापस जाएंगे जहाँ से आए हैं, दैट इज क्लास बी। अब बी का क्योंकि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर एक चल चुका है, अब इसका अपना कंस्ट्रक्टर चलेगा जो लिखा आ जाएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ बी। उसके बाद हम वापस जाएंगे डी में जहाँ से आए हैं। अब यहाँ पर बी का कंस्ट्रक्टर तो चला है लेकिन अभी सी का रहता, तो जब तो दोनों कंस्ट्रक्टर नहीं चल जाएंगे तब तक डी का अपना नहीं चल सकता। तो इसका मतलब अब हमें सी का कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट करना है, तो आप सी के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए सी के पास आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा कि अगर तो सी की क्लास का कोई पेरेंट है तो पहले उसका चलेगा कंस्ट्रक्टर। ऑफ कोर्स इसकी क्लास का एक पेरेंट है ए, तो इसका मतलब ए का कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो हम सेकंड टाइम ए के अंदर आ गए। तो ए का अपना कोई पेरेंट नहीं है, तो इसका मतलब ए का ही कंस्ट्रक्टर चलेगा और लिखा आ जाएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ ए। उसके बाद हम वापस जाएंगे जहाँ से आए हैं, यानी कि क्लास सी में, और लिखा आ जाएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ सी। उसके बाद हम वापस जाएंगे क्लास डी में। अब क्लास डी के दोनों पेरेंट के कंस्ट्रक्टर चल चुके हैं, बी का भी और सी का भी, और अब इसका अपना कंस्ट्रक्टर चलेगा और लिखा आ जाएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ डी। प्रिंट यहाँ पर हो जाएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ डी। तो इस तरह से आपकी आउटपुट आउटपुट आएगी। अब द क्वेश्चन इज कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इफ यू नोटिस तो ए का कंस्ट्रक्टर आपका दो दफा चला है। ए का कंस्ट्रक्टर आपका दो दफा चला है, जो कि गलत है, क्योंकि आप जब डी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और अगर इसको हम डायग्राम से समझे, डी का ऑब्जेक्ट बनाने से एक दफा आपका ए का कंस्ट्रक्टर बी के थ्रू जाके चला है, एक दफा आपका कंस्ट्रक्टर सी के थ्रू ए तक पहुंच के चला है, क्योंकि दोनों क्लासेस से आपको ए एक्सेसिबल हो रहा है। तो उसका मतलब है कि इस हायरार्की के अंदर ए की दो कॉपीज बनी है। अब आप सपोज करें कि अगर आपने कोई इस तरह का सिनेरियो होता आपके प्रोग्राम के अंदर कि आपने एक एक कंस्ट्रक्टर में कोई ऐसा कोड लिखा होता जिसको हम डुप्लीकेट नहीं चलाना चाहते। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो उसके अंदर आप ए के अंदर आपने कोई अमाउंट डिपॉजिट का कोड किया होता या अमाउंट विड्रॉ का कोड किया होता। तो इस तरह से आपका वो ए दो दफा चल जाता, ए का कंस्ट्रक्टर दो दफा चलता, तो आपकी दो दफा पेमेंट ऐड हो जाती या दो दफा पेमेंट आपकी विड्रॉ हो जाती। तो ये गलत है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें एक दफ़ा एग्जीक्यूट करनी होती हैं, लेकिन अगर एक एक कंस्ट्रक्टर में ऐसी चीज़ आ गई जिसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हम नहीं करवाना चाहते, तो वहाँ पर फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ए की एक कॉपी बने, यानी कि जब भी आपका डी का ऑब्जेक्ट बने तो आपका ये ए दो दफ़ा ना हो। ये जो प्रॉब्लम है कि जिसमें आपका जो ग्रैंड पेरेंट की क्लास होती है वो आपकी मल्टीपल टाइम्स चलती है, यहाँ पर दो दफ़ा चली है, ज़्यादा दफ़ा भी चल सकती है। इस प्रॉब्लम को आप बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। नाउ द क्वेश्चन, इसको डायमंड क्यों बोलते हैं, डायमंड प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप इस शेप को ज़रा गौर से देखें तो ये आपका डायमंड शेप बन रही है, ये आपकी डायमंड शेप बन रही है। तो ये आपकी क्लासेस की डायमंड शेप बन रही है, तो ड्यू टू दिस डायमंड शेप इस प्रॉब्लम को हम डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। और ये अराइज होती है ड्यू टू मल्टीपल इनहेरिटेंस। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, ये तो हमारे पास है प्रॉब्लम। अब हम इसका सोल्यूशन भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम कंपाइलर पे इसको एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम इस तरह से आ भी रही है। तो ये जो कोड मैंने भी आपको बताया, ये कोड यहाँ पर सारा इम्प्लीमेंटेड है। अब डी का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, अगर इस कोड को हम एग्जीक्यूट करें तो आप देखेंगे कि वही प्रॉब्लम आएगी कि ए का जो कंस्ट्रक्टर है वो ट्वाइस चलेगा, जो कि गलत है। इस चीज को हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम, और इसको अब हमने एलिमिनेट करना है। ये अब आप देखेंगे इसका एग्जीक्यूशन हो गया, एग्जीक्यूशन के बाद आप देख सकते हैं कि ए का कंस्ट्रक्टर दो दफा चला। अब हमने ये नहीं करना। अब हम इसकी आते हैं सोल्यूशन की तरफ कि इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है वर्चुअल इनहेरिटेंस। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है वर्चुअल इनहेरिटेंस। अब वर्चुअल इनहेरिटेंस कोई इनहेरिटेंस की टाइप नहीं है, बल्कि ये एक वे है डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। वो कैसे? वो अब आप देख सकते हैं कि जो असल प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि आपकी जो इंटरमीडिएटरी क्लासेस हैं, यानी कि बी एंड सी, उनके थ्रू आपका ए दो दफा एक्सेस हो रहा है, मतलब बी के थ्रू भी ए का एक्सेस हो रहा है और सी के थ्रू भी ए एक्सेस हो रहा है। अब हमने ये काम करना है कि किसी तरह से बी और सी को हम इस तरह से कोई इंस्ट्रक्शंस दें कि इन्होंने एक की एक कॉपी बनानी है। उस काम के लिए हम यूज करते हैं वर्ड वर्चुअल। हम एक वर्ड यूज करते हैं वर्चुअल का, कीवर्ड यूज करते हैं, विच इज अ कीवर्ड ऑफ सी प्लस प्लस। अब इसमें ये होता है कि आपकी जो इंटरमीडिएट क्लासेस होती हैं, जब आप उनको इनहेरिट करते हैं तो आप उनको वर्चुअली इनहेरिट करते हैं। यानी कि अब आप देखें कि जब आपने लिखा था क्लास बनाते हुए, अब ये उसके पहले आप लिख देंगे वर्चुअल का कीवर्ड। इसका मतलब है कि ये क्लास वर्चुअली इनहेरिट हो रही है बी के अंदर। इसी तरह से आपकी यहाँ पे भी आप लिखेंगे वर्चुअल, यानी कि जो आपकी इंटरमीडिएटरी क्लासेस थी बी एंड सी, उनमें जब आपने ए को यानी कि टॉप क्लास को इनहेरिट करना है तो आपने वर्चुअली इनहेरिट करना है। अब वर्चुअली इनहेरिट करने से क्या होगा कि अब आपका जो बेस क्लास की कॉपी, जो ग्रैंड पेरेंट की कॉपी है, जो आपकी
ग्रैंड पेरेंट क्लास ए है उसकी कॉपी एक दफ़ा बनती है। यानी कि इसको अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि जहाँ पर आप देखिए कि जहाँ पर क्लास बी एंड सी आपकी है, ये क्लास बी में भी आपने इनहेरिट करते हुए वर्चुअल पब्लिक लिख देना है कि ये वर्चुअली इनहेरिट होगा। उसके बाद सी में भी जब आपने ए को इनहेरिट करना है तो आपने वर्चुअल लिख देना है। इसका मतलब कि आपका ए, बी और सी के अंदर वर्चुअली इनहेरिट हो रहा है। अब आप देखेंगे कि अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो अब आपकी जो ग्रैंड पेरेंट की क्लास है जो कि क्लास ए है उसकी जहाँ पे दो कॉपी बन रही थी अब आप देख सकते हैं यानी कि अब ट्वाइस कंस्ट्रक्टर नहीं चल रहा। तो इस तरह से डायमंड प्रॉब्लम अराइज होती है और आप डायमंड प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं।